हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ वर्षा ठाकुर फ्रॉम शिक्षा मित्रा क्लासेस। और आज मैं फिर से अपनी सीटेड साइंस की क्लास लेकर हाजिर हूँ। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर, कि सबसे लंबे स्नेक्स वर्ल्ड में कौन है। तो ये बिल्कुल ही जनरल क्वेश्चन है, लोगों ने फिल्म्स भी देखी होंगी। तो सब लोग सोचते हैं एनाकोंडास, बट एनाकोंडास इज नॉट द आंसर। बोआज भी नहीं है, वाइपर्स तो सबसे डेडलीस्ट होते ही हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो रेटिकुलेटेड पाइथन्स जो है वो लॉन्गेस्ट स्नेक्स हैं, और इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं एक्सप्लेन कर सकूं आपको कि ये ऐसे क्यों है क्यों नहीं है। तो ये जस्ट एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप ये जान सकते हैं अच्छे तरीके से कि स्नेक्स की कैटेगरी में लॉन्गेस्ट स्नेक जो है वो रेटिकुलेटेड पाइथन्स हैं। बाकी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। योगा बिल्कुल आजकल का जो इन्वायरमेंट चल रहा है हमारे आसपास, जहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, कोविड का जो टाइम आया हुआ था बीच में, जब कोविड फ्लू फैला हुआ था, तो लोगों ने योगा को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंक्लूड किया है। बिकॉज योगा जो है वो हमारे देश में बहुत पहले से, प्राचीन काल से प्रचलित है। और योगा अब आफ्टर कोविड जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है योगा को लेकर। बिकॉज लोग अब अपनी हेल्थ और अपनी फिजिकल, जिसे कहते हैं ना, मेंटेनेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो योगा जो है द बेस्ट वे टू प्रिवेंट डिजीजेस एंड टू डेवलप इम्यूनिटी इनसाइड द बॉडी। बिकॉज योगा जो है वो हमें मानसिक और शारीरिक तौर पे हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो और ज्यादातर तो आप देख ही रहे हैं, बाबा रामदेव जी ने योगा को जो है काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, योगा को घर घर तक पहुंचाया है। तो योगा जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल चीज है, योग सबको करना चाहिए सवेरे उठकर। और कुछ जनरल योगासन जो हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें अलोम विलोम ये सब चीजें आ जाती हैं। बाकी नॉर्मली रोज सुबह 5 से 6 के बीच में एक पर्टिकुलर योगा जो हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को स्वस्थ रखे, ये सब तो अपनी रूटीन में जो है वो ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में जो लोग योगा कर रहे हैं उसको करने के पीछे उनका क्या कारण है। इट कीप्स पीपल हेल्दी। बिल्कुल योगा करने से लोग हेल्दी फील करते हैं, हेल्दी रहते हैं। और इट इंक्रीजेस हंगर। नॉर्मली देखा जाए तो कई योगासन ऐसे हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर आपका प्रॉपर डाइजेशन रहेगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली अच्छे से खाना खाएंगे, भूख भी टाइम पे लगेगी। तो कहीं ना कहीं योगा जो है वो इंक्रीजेस हंगर तो नहीं, बट हेल्प्स इन डाइजेशन कर सकता है। नेक्स्ट, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ऑब्वियसली ये जो है हैप्पीनेस ब्रिंग करता है। भाई जब भी हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, अपनी एक अच्छी रूटीन बनाते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से ही ये फील रहता है कि यार आज बहुत अच्छा काम किया है, आज कुछ अच्छा सा हमने किया है। तो वो एक इंटरनल हैप्पीनेस तो रहती रहती है। तो हाँ, योगा इज ब्रिंग हैप्पीनेस, बट वो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर हेयर। वो तो हमारी अपनी मानसिक सोच है कि हाँ ठीक है, आज बहुत अच्छा कुछ कर लिया, आज योगा कर लिया, आज हम भाई आज तो ना हम जो मर्जी खाएं, यहाँ मर्जी घूमें, योगा हो गया। हमारी बॉडी को एक डाइट सप्लीमेंट ना सही पर एक मतलब एक तरीके का इनडायरेक्ट सप्लीमेंट जो है वो मिल गया है, जो हमारी बॉडी को अब हेल्दी रखेगा। इट इज अ सिंपल एक्सरसाइज। बिल्कुल ये सिंपल एक्सरसाइज भी है। तो योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज इट कीप्स पीपल हेल्दी। तो मेरे हिसाब से इट कीप्स पीपल हेल्दी है, क्योंकि लोग अपनी हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस हो गए हैं आजकल कि वो लोग जो है वो योग कर रहे हैं ताकि उनकी बॉडी का वेट मेंटेन रहे, उनकी डाइजेशन मेंटेन रहे, वो मानसिक और शारीरिक तौर पर हेल्दी रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि योग जो है कोविड 19 के बाद से
लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है बिकॉज इट कीप्स पीपल हेल्दी। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। कह रहे स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जो है, जो बहुत मतलब हमारे यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हमारे देश में जो बहुत ज्यादा फैली हुई एक बीमारी थी कुछ अरसे पहले, अभी भी है, लेकिन लोग अब क्या करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवा लेते हैं बच्चों की, और करवानी भी चाहिए बिकॉज स्मॉल पॉक्स एक जानलेवा बीमारी है। तो उसकी जो वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी? यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं एंड सो मेनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, मेरा कहने का मतलब है 4 साइंटिस्ट, सो मेनी वर्ड मेरे से गलती हो गई, सो मेनी तो नहीं लिखे, ओनली 4 लिखे हुए हैं। अब हमें इनमें से वो करेक्ट साइंटिस्ट ढूंढना है जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया। तो अगर मैं रॉबर्ट कोच की बात करूं तो जो रॉबर्ट कोच थे हमारे, ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर कोलरा, या आप वैक्सीन भी नहीं कह सकते, मैं यहाँ अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ कि ही वॉज द फर्स्ट वन, रॉबर्ट कोच वॉज द फर्स्ट वन एंड ऑल्सो ही गोट अ नोबेल प्राइज फॉर दैट, कि वॉज द फर्स्ट वन कि कोलेरा नाम की जो बीमारी थी, कोलरा जिसको बोलते हैं, कोलरा, कोलरा नाम की जो ये बीमारी थी, इस बीमारी का जो कारण था, जो बैक्टीरिया जो कारण था, कोलरा बैक्टीरिया जो है, द बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड द कोलरा बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड विब्रियो कोलरा, विब्रियो कोलरा। तो अगर आप देखें तो रॉबर्ट कोच जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने कोलरा की जो मेन पॉजिटिव एजेंट था, जो एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है, उसको डिस्कवर किया था, विब्रियो कोलरा नाम था उसका। तो उन्होंने कोलरा फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी द बैक्टीरिया विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज नोन एज कोलरा, उसको डिस्कवर किया, और जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो उसको कोज करने वाला एजेंट था, दैट इज अ बैक्टीरिया, उसको डिस्कवर किया, दैट इज विब्रियो कोलरा। उसके बाद आपका आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। अगर हम बात करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने भी नोबेल प्राइज जीता था, और अपने किस काम के लिए, पेंसिलिन, उन्होंने जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ही डिस्कवर्ड पेंसिलिन, उन्होंने पेंसिलिन डिस्कवर की थी। और आप देखिए पेंसिलिन एक तरह की एंटीबायोटिक है, क्या है, एक तरह की एंटीबायोटिक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड एन एंटीबायोटिक नोन एज पेंसिलिन, जो अब किन्हीं कारणों से इंडिया में यूज नहीं हो रही है बिकॉज इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लोगों में देखे गए। तो नाउ दिस डेज पेंसिलिन इज नॉट यूजिंग एज एन एंटीबायोटिक, but Alexander Fleming got the credit and he is also a Nobel Prize winner। तो Alexander Fleming भी स्मॉल पॉक्स के डिस्कवरर नहीं है, उस वैक्सीन के, स्मॉल पॉक्स को क्योर करने वाली वैक्सीन के डिस्कवरर नहीं है। उसके बाद अगर हम रोनाल्ड रोज की बात करें तो रोनाल्ड रोज भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर नहीं किया। उन्होंने डिस्कवर किया मलेरियल पैरासाइट, ही डिस्कवर्ड मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिस्कवर किया, जिसको प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्लाज्मोडियम, ठीक है जी, प्लाज्मोडियम है। इसकी शेप जो होती है ये सिकल शेप का होता है, इस तरह से, यहाँ पर इसका ये न्यूक्लियस है। तो इस तरह से रोनाल्ड रोज जो थे, he was the discoverer of the parasite which is responsible for the disease malaria। और उन्होंने ये बात भी डिस्कवर की कि ये जो पर्टिकुलर पैरासाइट है, ये एक मच्छर के अंदर रहता है जिसको बोलते हैं फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है उसकी बॉडी के अंदर, और बॉडी में भी कहा, उसके गट में जो है वो मलेरियल पैरासाइट रहता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और जब वो हमें काटती है तो उसके सलाइवा, मतलब उसके स्टिंग के जरिए वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखें
तो यहाँ भी अगर मैं बात करूं तो रोनाल्ड रोज भी हमारे वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसके डिस्कवरर नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड जेनर। Edward Jenner was the scientist and he got Nobel Prize for that। उन्होंने नोबेल प्राइज जो है वो जीता था किसके लिए, अपनी इस डिस्कवरी के लिए। और उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं कि वो फादर हैं किसके, इम्यूनोलॉजी के फादर हैं वो। उन्होंने इम्यूनिटी के ऊपर जो है इस जो उनका जो वैक्सीन को डिस्कवर करने का जो कॉन्सेप्ट था वो इम्यूनिटी के ऊपर बेस्ड था। उनका कहना ये था कि अगर हम उस स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में भेजते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम से वेकअप हो जाता है। और वो वेकअप हो जाता है और साथ में उसको पहचान लेता है कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है ये जो है हमारी बॉडी का नहीं है, या ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो भी स्मॉल पॉक्स जो है जिनके कारणों से फैलता है, आई थिंक इट इज अ वायरस। तो उसके हिसाब से वो उसको पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट को हमारी इम्यून सिस्टम पहचान लेती है। और जब रियलिटी में वो स्मॉल पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट हमारी बॉडी में आता है तो ऑलरेडी हमारी बॉडी उसको जानती थी, उसके लिए वो ऑलरेडी वेकअप थी, तो तुरंत उसके आते ही वो उसको जो है एजेंट के ऊपर जो है वो अटैक कर देती है। तो आप ऐसा कहिए कि जो वैक्सीन है, जो इम्यूनाइजेशन है, उसके अंदर इट इज जस्ट अ वे टू वेक अप आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को जगाने का जरिया है वैक्सीनेशन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी, लेकिन उसके सिम्टम्स और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स व्यक्ति में होंगी वो थोड़ी कम होंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या है, वैक्सीनेटेड है। हमारी बॉडी ऑलरेडी उस पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट को पहचान चुकी है और अब जब भी वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा वो उसके ऊपर, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर अटैक कर देगी। तो वैक्सीन जो है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है डेवलप की गई थी कि स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता जो है एक पॉजिटिव एजेंट बॉडी में भेजा जा रहा है और जस्ट ओनली टू वेक अप आवर इम्यून सिस्टम। तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर, जो हमारे साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने ये वैक्सीन डेवलप करी है और इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन अभी मैं इस टाइम वो कहानी सुनाऊंगी नहीं। तो अगर आप कहीं से भी नॉलेज गेन करना चाहें तो आप उस कहानी को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स को क्या है डिस्कवर किया है। कहीं ना कहीं ऐसी कहानी जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की भी है, जिन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर किया। वो छुट्टियों में चले गए थे, वापस आए, तब जाके उन्होंने अपने घर की खिड़की के पास देखा कि वहां पर एक पर्टिकुलर किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रखी है। तो ये कहानियां आप देखोगे कि कोई भी साइंटिस्ट जो है वो कितनी शिद्दत के साथ किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है और कभी ना कभी वो बहुत दिनों तक उसमें काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पाता है, लेकिन जो है कहते हैं ना, हर काम जो है किसी एक पर्टिकुलर समय का मोहताज होता है, तो बस जब समय आता है डिस्कवरी हो जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, Which one of the following is used as preservative? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजर्वेटिव की। प्रेजर्वेटिव्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। प्रेजर्वेटिव्स कुछ इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे खाने को, हमारे फूड मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द फंजाई, बैक्टीरिया, मोल्ड्स, क्या आप कह लो हवा में मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फूड को, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, बस उन्हीं से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है ताकि हमारा खाना स्पॉइल ना हो और लंबे समय तक चले और हम लोग उसे बिना किसी मुश्किल के ज्यादा दिनों तक यूज कर सकें। तो प्रिजर्वेटिव मैंने आपको बता दिया क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस जस्ट ओनली टू प्रिजर्व योर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड प्रोटेक्ट योर फूड अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, व्हाटएवर द वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, उन्हीं को से बचाने के लिए। हाँ जी, दो तरह की क्लास होती है प्रिजर्वेटिव की। अगर आप देखें देयर आर टू टाइप ऑफ क्लास ऑफ प्रिजर्वेटिव, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो क्लास 1 में शुगर आ जाता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि शुगर डाल देते हैं और शुगर डालने से क्या होता है कि सपोज कीजिए कि कई लोग क्या करते हैं
अचार बनाते समय वो लोग उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर ऐड करने का मतलब ही यही है, क्योंकि शुगर जो एक तरह का प्रेजर्वेटिव है। क्या है? एक तरह का प्रेजर्वेटिव है। तो बस शुगर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी हद तक फूड को बचाता है। सॉल्ट डाल देते हैं आप देखो, लोग जो है अपनी कई चीजों के ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जब अचार बनाते हैं तो अचार में भी सॉल्ट की मात्रा हल्की सी ज्यादा रखते हैं, ताकि जो भी उसमें अचार में जो भी आम का अचार है चाहे नींबू का अचार है, उसमें जो भी उनके सेल्स है उनमें से एक्स्ट्रा जो है वो पानी निकल कर बाहर आ जाए। जो भी आपने आम का अचार डाला तो आम के अचार के अंदर जो आम पड़ा हुआ है उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर जितना मॉइस्चर है, जितना पानी है, वो जब आप सॉल्ट या शुगर डालते हो तो वो एक्स्ट्रा वाटर मॉइस्चर निकलकर बाहर आ जाता है। जब अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा सेल्स के अंदर तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको मॉइस्चर चाहिए मोस्टली, तो वो नहीं होगा। तो इस तरह से शुगर हो गया आपका, सॉल्ट हो गया, ये सारी चीजें क्लास 1 में आती हैं। किसमें आती है? क्लास 1 में आती है। इवन वेजिटेबल ऑयल आप देखो, वेजिटेबल ऑयल, ऑयलिंग कर लेते हैं हम। वेजिटेबल ऑयल भी जो होता है वो एक तरह का क्या रहता है? एक प्रिजर्वेटिव रहता है, क्योंकि जब वो फूड के ऊपर पड़ा रहता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली जो है फूड पार्टिकल्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आने नहीं देता, क्योंकि एयर जो है वो बिल्कुल भी फूड को कांटेक्ट में नहीं आ पाती, बिकॉज फूड के ऊपर वेजिटेबल ऑयल की लेयर लगी रहती है। तो जब तक एयर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगी फूड पार्टिकल के, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगाकर घर की ही चीजों को यूज करके अपने खाने को स्पॉइल होने से बचाया गया है। तो वहां पर जो भी सब्सटेंस हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, जो घरों में ही हमें मिल जा रहे हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, वो क्लास 1 में मैंने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिए। अब अगर आप क्लास 2 की बात करें तो यहाँ पर सर्टेन केमिकल्स आते हैं जो आपके मोस्टली घरों में मौजूद नहीं होते, आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। दीज आर केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज, जिनमें सबसे पहले आपका नाम आता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट जो है वो एक तरह का क्या है? क्लास 2 का प्रिजर्वेटिव है। और ये यीस्ट, मोल्ड्स, इन सब से, बैक्टीरिया, इन सब से हमारे खाने को स्पॉइल होने से बचाता है। सोडियम बेंजोएट का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली आप देखो तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है ये, आप कह सकते हो कि बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं H लगा दूं तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और उसके बाद जब मैं इसको NaOH के साथ ट्रीट करूंगी देन इट विल बिकम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सोडियम बेंजोइट का फॉर्मूला है वो ये है। और ये क्लास 2 का जो है वो है प्रिजर्वेटिव है। इसके बाद सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये भी एक तरह का क्या है? प्रिजर्वेटिव है। और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं विच आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो है वो नॉर्मल सॉल्ट है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, उसका नाम भी सोडियम क्लोराइड ही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप देखें क्लास 1 में सोल्ट जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ कि हाँ भाई ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। लेकिन मोस्टली किसका पलड़ा भारी है? हु इज डोमिनेटिंग? तो डोमिनेशन में अगर हम देखें तो क्लास 2 के प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो बहुत बेस्ट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर क्लास 2 के कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं लिखा होता, सिर्फ ये 3 ऑप्शन लिखे होते, तो हम सोडियम क्लोराइड को टिक लगा सकते थे कि सोल्ट भी जो है एक तरह का प्रिजर्वेटिव ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ सोडियम बेंजोएट ऑलरेडी लिखा हुआ है और क्लास 2 के जो प्रिजर्वेटिव्स हैं दीज आर केमिकल्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज एंड वेरी इफेक्टिव एज अ प्रिजर्वेटिव, तो कहीं ना कहीं सोडियम बेंजोएट जो सोडियम क्लोराइड के ऊपर क्या कर गया? डोमिनेट कर गया। तो आंसर हमारा सोडियम बेंजोएट ही।
ठीक है, तो फिर से आप देख सकते हैं कि सोडियम बेंजोएट एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो हमारे खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम उन्हें लॉन्ग समय तक इस्तेमाल कर सके। और सोडियम बेंजोएट जो है वो भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो क्लास 2 को बिलोंग करता है, जो नॉर्मली हमारे घरों पे ऐसे नहीं मिलता और ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड होता है और हमें ये बाहर से लेना पड़ता है। क्लास 1 के अंदर हमारे घर में यूज होने वाली नॉर्मल चीजें जो नेचुरल तरीके से नेचुरली प्रिजर्वेटिव है वो रखी गई हैं, जैसे शुगर होगा, सॉल्ट होगा, वेजिटेबल होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, कह रहे हैं ईस्ट किस चीज की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। अगर हम कर्ड की बात करें तो भाई कर्ड जो है वो दूध से बनती है और उसके लिए ईस्ट नहीं चाहिए क्योंकि ईस्ट एक फंगस है, फंजाई को बिलोंग करता है। और कर्ड जो है वो अगर दूध से बनती है तो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ बैक्टीरिया यूज हो रहा है कर्ड बनाने के लिए, यीस्ट तो यूज नहीं हो रहा क्योंकि यीस्ट एक फंगस है। शुगर की अगर हम बात करें तो नहीं, शुगर के लिए भी यीस्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। शुगर जो है वो गन्ने से बनता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात करें तो समुद्र से डिसैलिनेशन करके जो है कॉमन सॉल्ट बनाया जा सकता है। कॉमन सॉल्ट को आप समुद्र के पानी से बना सकते हो बाय द प्रोसेस नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर जो है बड़ी मात्रा में समुद्र के पानी को हीट देके गर्म किया जाता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड, उसमें से जितना वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड एज कॉमन सॉल्ट। हाँ जी, डिस्टिलेशन भी एक मेथड है। डिस्टिलेशन, कॉमन सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर हो सकता है फ्रॉम सी वाटर बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉमन सॉल्ट को जो है अपने सी वाटर से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्कोहल। बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो अल्कोहल जो है वो यीस्ट से बनता है, क्योंकि अगर आप चेक करें तो जो हमारा ग्लूकोज है, कौन सा ग्लूकोज, इसकी अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है भैया? भाई यहाँ पर दो तरीके से लिख रही हूँ, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। और मैं रेस्पिरेशन के बारे में अपनी पहली 2-3 जो वीडियोस है उनमें भी बता चुकी हूँ, सबको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। इट इज जस्ट अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल into carbon dioxide and ATP energy, यानी कि respiration is just a way, it is a chemical process which is actually taking place inside our body cells so as to provide suitable amount of energy। कैसे? वो ग्लूकोज को जो है उसकी क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। रेस्पिरेशन का जनरली मैं आप यहाँ पे लिख के बता रही हूँ कि दिस इज C6H12O6। इसमें ग्लूकोज जो है जो आपको कहाँ से मिल रहा है? आपके खाने से मिल रहा है। आप खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन के बाद जो है आपको ग्लूकोज मिल रहा है। ग्लूकोज सीधा आपके बॉडी के सेल में जा रहा है, बॉडी के सेल में इसको ऑक्सीजन मिल रही है, वहां पर जाकर ग्लूकोज जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इट गेट बर्न्स और ब्रेक डाउन इनटू CO2 प्लस वाटर प्लस ATP एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर आवर डेली लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी हम डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, सब में एनर्जी चाहिए। तो ये ATP जो है ये बन रही है कब? जब हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP एनर्जी। तो उसी आधार पर, यानी अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ रेस्पिरेशन 2 तरह की हो गई, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को ये आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ले रखे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हो रही है, यहाँ पर देखिए मैंने ऑक्सीजन ले रखा है और यहाँ ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट है विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू CO2, वाटर एंड ATP एनर्जी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक से उल्टा होगा।
जहां ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो एनएससी एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, अल्कोहल में, उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। और ये होती है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। आप देखेंगे कि ईस्ट के विद द हेल्प ऑफ ईस्ट भी नहीं मैं बोल सकती, मैं बोलूंगी कि ईस्ट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर होती है। ईस्ट शोज फर्मेंटेशन। ईस्ट क्या करते हैं, वो फर्मेंटेशन करते हैं, यानी वो एक तरह की ऐसी एनारोबिक रेस्पिरेशन उनकी बॉडी में होती है जिनकी उनकी बॉडी के अंदर मौजूद ग्लूकोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड CO2। ठीक है ना, तो इस पूरे प्रोसेस को ईस्ट के माध्यम से किया जा सकता है। जितने भी आपकी वाइन इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर भी ये वाइन, बियर, अल्कोहल बनता है, उन सारी इंडस्ट्रीज में फर्मेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी एंड राइबोसोम्स। हाँ भाई, यहाँ पर थोड़ा सा बायो का कॉन्सेप्ट रहेगा और मैं थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री दोनों को यहाँ पे टच करते हुए आपको मेन चीज बताऊंगी कि मेरा ऑप्शन जो मैंने लगाया वो करेक्ट क्यों है। सबसे पहले हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी की। इन्होंने यहाँ पर पेयरिंग कर रखी है। वो कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी। अभी थोड़ी देर पहले पीछे ही मैंने क्वेश्चन में आपको बताया कि एटीपी जो है वो बनती है कब, जब रेस्पिरेशन होती है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। रेस्पिरेशन का मेन रोल होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एटीपी लिखा हुआ है। भाई जब मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ठीक है, और रेस्पिरेशन जो है उसमें एटीपी एनर्जी बन रही है। अब सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ा रफ सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का। एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, इस तरह से फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शन से होते हैं ऐसे। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इस माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो एटीपी एनर्जी है यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये जो आपके एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये एटीपी एनर्जी, ये सेल के अंदर कौन से सेल ओरिजिनली में होती है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ये। ठीक है, स्टोर हो जाती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं उनके अंदर सेल ऑर्जिनली होते हैं। उनमें से एक ऑर्जिनली का नाम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन वाली, आप देख सकते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, जिसमें इनर मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर की तरह फोल्ड्स बना रही है। तो दिस इज वन ऑफ द सेल ऑर्जिनली विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एटीपी स्टोर रहता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर पेयरिंग की हुई है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी वो बिल्कुल सही है। अब वो पूछना चाहते हैं कि राइबोसोम्स के साथ उसका दूसरा पार्टनर क्या लिखा जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो एटीपी उसमें स्टोर हो रहा है, तो राइबोसोम के साथ यानी राइबोसोम के क्या फंक्शन है या राइबोसोम किसके साथ बेस्ट पेयर अप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फैट की बात करें तो राइबोसोम्स बिल्कुल भी फैट के साथ पेयर अप नहीं हो सकता, क्योंकि फैट का और राइबोसोम्स का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद फैट जो है आपको मैं बताऊं कि एडिपोज टिश्यू एक हमारी बॉडी में होता है, एडिपोज टिश्यू, उसमें जो एडिपोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर फैट एज अ ऑयल ड्रॉपलेट वहां पड़ा रहता है। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा मान के चलो कि उनके अंदर जो एडिपोज टिश्यू ज्यादा होने के कारण उनमें वो जो सेल्स है जिनमें फैट होता है वो भी ज्यादा है। ठीक है, यानी फैट्स ज्यादा है उनके सेल के अंदर, फैट ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तो राइबोसोम का और फैट का सच बताऊं तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन की आप बात करें, नहीं, विटामिन भी राइबोसोम के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट नहीं, बिल्कुल नहीं, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी रिच फूड्स हैं,
ये भी राइबोसोम से कनेक्टेड नहीं है। राइबोसोम के साथ जो चीज कनेक्टेड है वो है प्रोटीन, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमने अगर अपना सेल देखा हो तो हम ये देखते हैं कि हमारे सेल में एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर बना के बता रही हूं आपको। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि मान लीजिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ सेंटर में ना न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने न्यूक्लियस बनाया है उसमें भी मैंने, आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस में यहाँ पर ये पोर्स छोड़ दिए, इनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये इसलिए ताकि ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है और बीच में यहाँ न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है। इसके अंदर आपको मैसेंजर आरएनए मिल जाएंगे, यानी कि आरएनए, इसके अंदर आपको आरएनए मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हो कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पूरा सेल है, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और मैंने बीच में साइटोप्लाज्म बनाया हुआ है। और यहाँ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल रहेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे अभी आपको बताई, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, आपको गोल्गी अपरेटस भी मिल जाएगा, यहाँ पर वैक्यूल्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे सो मेनी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर रहते हैं। लाइसोसोम्स रहेंगे जिनका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन है, जो एक सेल के अंदर मौजूद हैं और अपने अपने इंडिविजुअल फंक्शन में लीन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा है क्योंकि हम राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर आप देख रहे हो, दिस इज आउटर एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है बाहर वाली और ये इनर मेम्ब्रेन है। यही पास में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इनके ऊपर इस तरह से आप देखोगे छोटे छोटे से इस तरह से डॉट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, कई कई जगह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपको कई दूसरी जगह पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, मान लो यहाँ पर है, यहां पे मान लो आपको नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं, एक स्मूथ और एक रफ। तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER है वो दो तरह का है, एक स्मूथ है और एक रफ है। अच्छा, इनको कैसे बताया गया है स्मूथ और रफ? स्मूथ जो है उनके ऊपर आपको इस तरह के डॉट्स नहीं मिलेंगे और जो रफ है उनके ऊपर आपको ये डॉट्स जो नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको? राइबोसोम्स बोलते हैं। तो ये जो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये जो ऊपर आपको इनमें ऐसे मैंने ये बनाए हुए हैं, दीज डॉट्स, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स होने के कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं दिख रहे वो स्मूथ होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स। क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या मौजूद है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम्स जो है मैसेंजर आरएनए की हेल्प से प्रोटीन्स बनाते हैं। और जो प्रोसेस है प्रोटीन्स बनाने का हमारी बॉडी में, उसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको सारा का सारा ये टॉपिक को रिलेट कर रही हूं, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये ना आकर क्या पता कॉन्सेप्ट से आ जाए। और इसीलिए जहां तक हो सकता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं टच करने की कोशिश करती हूँ, ताकि
अगर यहां से भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आ गया ये वाला कि इनमें से कौन जो है किस क्या इनमें से कौन से सेल ऑर्डिनरी के पास राइबोसोम्स होते हैं, कौन के पास नहीं होते हैं, तो वहां पर SCR, RER और 2-3 और लिखेंगे तो आपको यहाँ पता चल गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स जो है विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर RNA जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, तो यहां मैंने बहुत सारी चीजों को कवर अप किया, मोस्टली कवर अप किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राइबोसोम्स आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड भी मिलेंगे और वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते हुए भी मिलेंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट, if the frequency of a simple pendulum is 2 hertz, how many oscillations will it complete in 16 seconds? सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। और मैं बहुत बार फ्रीक्वेंसी जो है मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, मैं पूरा का पूरा उसका जो है क्वेश्चन जो है वो समझा चुकी हूँ, तो मैं ज्यादा आज नहीं बताने वाली। जो लोग नए जुड़ के मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी पहले की वीडियोस में जाकर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली आंसर बताने वाली हूँ कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, वो कह रहे हैं एक सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, तो हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 हर्ट्ज। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा एलैबोरेशन नहीं करूंगी, बिकॉज मैं अपनी पहली 2-3 वीडियोस में भी ये बता चुकी हूँ फ्रीक्वेंसी उसकी पूरे कॉन्सेप्ट को। तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखने वाली हूँ, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसकी? टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं फॉर्मूले के तहत ही ये सारी चीजें भरने वाली हूँ। तो एफ हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 2, नीचे टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 16। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑसिलेशंस है वो आपकी कितनी आ जाएंगी? 32। कितनी आ जाएंगी? 32। ये एक सिंपल मेथड हो गया, मतलब इसको आप सिंपली कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं इसको टेक्निकली करवाऊं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। तो 2 हर्ट्ज का मतलब होता है कि देयर आर 2 ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है? 2। क्लियर? अब वो पूछना चाहते हैं 16 सेकेंड्स में कितनी होंगी। क्लियर है? तो मैं ये बता रही हूं कि इन 1 सेकेंड number of oscillation produced is equal to 2 hertz. ठीक है, 2. Then in 16 seconds 2 into 16 divided by 1 that is 32। तो इस तरह से हमारी आंसर क्या हो गया? 32 हो गया। क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 2 हर्ट्ज का मतलब है कि यहाँ पर 2 ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ जो आंसर देने वाली हूँ कि 16 सेकेंड्स में उसके पास कितनी ऑसिलेशंस होंगी, तो आप चुपचाप देख सकते हैं, सॉरी चुपचाप नहीं, हम बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि 2 हर्ट्ज का मतलब हुआ 2 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो मैंने उस चीज को लिखा हुआ इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय पेंडुलम इज 2 एंड फॉर 16 सेकेंड इट विल बी 2 into 16/1। आंसर इज वेरी वेरी इजी, दैट इज 32। सो आंसर इज 32। बाकी इसके कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखेंगे।
नेक्स्ट, which one of the following metal burn if kept in air? ऐसे मेटल्स जो बिल्कुल एयर में रखते ही जलना शुरू हो जाए उनको हम वेरी रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टिव मेटल्स। वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण भी नहीं बोल सकते, कारण तो है उनका हाई रिएक्टिविटी, आप ये कह सकते हैं कि बिना हाथ लगाए वो अपने आप ही जलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतने रिएक्टिव है कि एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जल्दी से जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और उनके ऑक्साइड्स जब बनते हैं तो दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ये जो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, ये बोला गया है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं तो उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं ऐसे कौन से मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकले? हीट निकले। और इस तरह से ये रिएक्शन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं। और इस तरह से ऐसे मेटल्स को क्या कहोगे आप? हाईली रिएक्टिव। और अगर हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को देखें, रिएक्टिविटी सीरीज हम क्लास में जाते हैं ना तो हम पूछते हैं कि क्लास में फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो मैडम बताती है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इस तरह से टॉप 10 की एक सीरीज बनाई हुई थी ना कि कौन अव्वल नंबर पे है और कौन 10वें नंबर पे है। तो उसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज भी एक ऐसी सीरीज है जिसमें कौन अव्वल नंबर पे रिएक्टिव है और कौन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। इस तरह की एक पूरी सीरीज बनी हुई है। तो अगर आप उस सीरीज को देखो तो उसमें सोडियम और पोटेशियम का नाम टॉप में रहेगा। किसका नाम टॉप में रहेगा? सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि वो इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप उनको नॉर्मली एयर में रखते हो तो दे स्टार्ट बर्निंग, बिकॉज वो नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे। लेकिन साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रिलीज कर देंगे? हीट। दैट हीट विल कॉज बर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम एंड पोटेशियम ही वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनको बिल्कुल खुले में नहीं रखा जाता क्योंकि वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ये वाला रिएक्शन करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैंने और डाल दिया आप लोगों के लिए। अगर आप देखो, अब क्वेश्चन ऐसे ना कि ऐसे आया कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो केरोसिन ऑयल में ही रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि मैं अपने क्वेश्चंस को जब डिक्टेट करवाती हूँ या क्या बोलते हैं, जब मैं अपने क्वेश्चन को किसी भी बच्चे को समझाती हूँ तो मैं हमेशा उसके एक कॉन्सेप्ट की एक पर्टिकुलर बाउंड्री को टच करती हूँ। क्यों? ताकि क्वेश्चन वो ना आकर कहीं उसके आसपास भी आए तो बच्चे को आंसर का पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2-3 चीजें आपको समझाई हैं। पहले मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उनको आप खुले में नहीं रख सकते क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। अच्छा, एयर के साथ रिएक्ट करने पर वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि कुछ मेटल्स या मेटल्स व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन या नॉन मेटल्स भी व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको कि ऑक्सीजन ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। और जब वो ऑक्साइड बनाता है तो अपने साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करता है। फिर मैंने यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट फिर लगाया कि जो रिएक्शंस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और जहां पर किसी रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल सराउंडिंग से क्या देनी पड़े? हीट देनी पड़े, यानी अपनी टेस्ट ट्यूब को आपको गर्म करना पड़े ऑन अ बर्निंग फ्लेम, तो वहां आप कहीं ना कहीं उस रिएक्शन करने के लिए हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह का रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां भी क्लियर हो गया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि सोडियम एंड पोटेशियम इसी कारण से जो है वो केरोसिन ऑयल में रखे जाते हैं ताकि केरोसिन ऑयल की वो पर्टिकुलर थिन लेयर जो है वो ऑक्सीजन को यानी एयर को उनके सरफेस के साथ कांटेक्ट ना होने दे।
क्योंकि अगर उनके सल्फेट के साथ वो कांटेक्ट हो जाती है तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन फिर से रिएक्शन करेगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, so that's why sodium and potassium are the metals which are kept in kerosene oil because they are very high reactive in nature। वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, they even start reacting with oxygen present in our air। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट के साथ कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, तो आप यहां देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं बता दूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं भाई। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगेन कॉन्सेप्ट को टच करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात हो ही रही है रिड्यूसिंग एजेंट की, तो थोड़ा सा हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ना आए तो इससे रिलेटेड कुछ आ जाए। तो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस के नाम जो है वो आपने पढ़े होंगे, और उनमें आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स। रिडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हायर क्लासेस तक है, लेकिन मैं बहुत ही मिनिमल कॉन्सेप्ट अप टू 10th वाला लेके चलूंगी, 11th 12th वाले को बिल्कुल टच नहीं करूंगी। तो रिडक्शन की अगर आप बात करते हैं या ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो यहाँ इन्होंने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम इन क्लास 10th, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बेसिस पर उन्होंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बीच में डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन, ऑक्सीजन एटम की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। की ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन एटम की एडिशन को, किसी एटम में आप ऑक्सीजन के एटम को ऐड कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अभी मैंने पीछे ही आपको एक रिएक्शन बताया ना, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल के एटम में ऑक्सीजन ऐड अप हो जाता है, तो वो भी एक तरह का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। यानी जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना बेटा जी, वो सारे के सारे रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम और साथ में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये दो कॉन्सेप्ट जो है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th। तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही जहां हो रहे हैं ऐसा, जहां आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो भी ऑक्सीडेशन है, और आपके ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो भी ऑक्सीडेशन है। अच्छा, दूसरा आपका क्या है, रिडक्शन, वो बिल्कुल उल्टा होगा ऑक्सीडेशन से। कैसे, यहां देखिए रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इज इट क्लियर। अच्छा, जो लोग रिडक्शन करेंगे, ठीक है, या मैं ये कहना चाहती हूं कि दोज एजेंट्स या दोज सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प्स इन रिडक्शन, जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं, जो दूसरे किसी एटम को रिड्यूस करते हैं, उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो दूसरों को, यानी दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है तो कॉपर जो है अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी एक अच्छा तरीका याद रखने का, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो गुड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को कवर अप कर डाला। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है एंटी एसिड, एंटी टू एसिड। भाई
ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे उनको एंटासिड बोलते हैं। एंटी एसिड तो नहीं होगा बट हाँ एंट एसिड वर्ड यूज होगा। तो एंटासिड दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो एंटासिड दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्चुअली बेसिस, जो खुद बेस होते हैं और वो किसी भी एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आपको मैं यहाँ बताऊं कि हमारे पेट में भी HCl नाम का एसिड होता है। जब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर हमें एक एंटासिड दे देता है। तो एंटासिड जो है वो एक तरह की क्या है, मेडिसिन है, हमें हाइपर एसिडिटी से क्योर करने के लिए। और उसके अंदर जो है एक तरह का बेस होता है। और अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखूं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक तरह का क्या है, एंटासिड है। क्या है, एंटासिड है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, वो एक तरह का एंटासिड है। इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका कॉमन नेम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका कॉमन नेम है, इसको ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। और ये एक तरह का एंटासिड है और ये बेस है। बेस का पहली पहचान होती है प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो बेस होता है। तो अगर आप चेक करें यहां से तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप डिसोशिएट करते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में डाल देते हैं अगर, तो इट विल डिसोशिएट इनटू लाइक दिस। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इनको, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो what are bases? Bases these are those substances which when dissolved in water they dissociate to give hydroxide ion. तो ये एक बेस हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया ना एंटासिड कौन होते हैं, एंटासिड बेसिकली बेस ही होते हैं जो कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है क्योंकि वो OH नेगेटिव दे रहा है जब पानी में डिसॉल्व कर रहा है। दूसरा बेस है तो वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा तो एंटी एसिड कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा इसका नाम भी है एक, दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एक एंटासिड होता है। तो बाकी चीजों को छोड़ते हुए हम लोग इसको टिक लगाते हैं। और इस तरह से मेरी आज की क्लासेस आपके साथ समाप्त हुई और नेक्स्ट क्लासेस बहुत जल्द लेकर मैं आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।